सभी व्यूअर्स का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक बलगतकी की, और रासायनिक बलगतकी में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा समाप्त कर लिया था। बच्चों, हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब पढ़नी है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। बस इन न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से 1 से 2 बार पहले जो लिखा है उसको पढ़ना है, और जब 1-2 बार पढ़ लोगे तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो एक एक टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं डॉक्टर पी बहादुर की किताब में, वो दिए गए हैं वेग नियम तथा वेग स्थिरांक पर आधारित। तो पहले के शुरुआती तौर के जो 3 न्यूमेरिकल हैं वो वेग नियम और वेग स्थिरांक पर आधारित है, तो उनको पहले हमें समाप्त करना है। उसके बाद में बच्चों सक्रियण ऊर्जा एवं आर्हेनियस समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल हैं, उनको खत्म करना है। और उसके बाद में समाकलित वेग नियम के हमें करने हैं, और समाकलित वेग नियम के बाद में बच्चों हम लोगों को कोटि संबंधी करने होंगे। तो इतने टाइप के हमें टोटल न्यूमेरिकल करने हैं। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ना। तो पहला न्यूमेरिकल आपको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या है। देखिए, एक अवक्रिया आपको दी गई है। अवक्रिया दी गई है, कौन सी अवक्रिया दी गई है, ध्यान से देखिए बच्चों। पहले इसको साफ कर दें। क्या दिया गया है आपको अवक्रिया 4NH3। क्या दिया गया? 4NH3 गैस प्लस 5O2 बच्चों, ये 5O2 है। 5O2 ये भी गैस फेज में है, टेंस टू 4NO2 गैस प्लस 6H2, और इसकी भी वेपर्स है, वेपर्स फेज में, यानी गैस फेज में लिखा है। अवक्रिया ये आपके सामने जो बोर्ड पे लिखी हुई है का वेग अमोनिया के सापेक्ष, इस अवक्रिया का वेग अमोनिया के सापेक्ष, वेग दिया है अमोनिया के सापेक्ष, अमोनिया के सापेक्ष वेग दिया है। कितना बच्चों वेग दिया है? वेग दिया है -1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, ये दिया है। तो क्या कह रहा है? तो O2 कामा NO, O2 मतलब ये, और कामा NO मतलब NO कि NO2, O2 कामा NO तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, ये NO2 नहीं है, सॉरी, NO है यहाँ पर। क्या है? NO। हाँ, तो कह रहा है O2 कामा NO तथा H2O के सापेक्ष अवक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। O2 कामा NO तथा H2O के सापेक्ष अवक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान से समझो, इस अवक्रिया को ध्यान से देखिए। आप खुद से बताइए, जितने समय में NH3 के 4 मोल खर्च हो रहे हैं, जितने समय में NH3 के कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 4। उतने ही समय में O2 के कितने मोल खर्च हो रहे हैं? जवाब है 5। देखो, इसमें 4 खर्च हो रहे हैं, इसके 5 खर्च हो रहे हैं। क्या इन दोनों का वेग बराबर हो सकता है? जब जितने समय में इसके 4 खर्च हो रहे हैं, उतने समय में इसके 5 खर्च हुए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों का वेग बराबर नहीं होगा। इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अच्छा देखो, जितने समय में इसके 4 खर्च हो रहे हैं, उतने समय में इसके भी 4 बन रहे हैं, यानी इन दोनों का वेग लगभग समान है। लेकिन जितने समय में इसके 4 खर्च हो रहे हैं, उतने समय में इसके 6 बनना है, तो इनका भी वेग बराबर नहीं हुआ। तो वेग बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आओ बच्चों देखते हैं। इस अवक्रिया को हमें पुनः लिखना पड़ेगा। चलिए हम पुनः लिखते हैं। क्या दिया है? 4NH3 प्लस 5O2 टेंस टू 4NO
प्लस 6H2। बच्चों इसमें करना क्या होता है, इसके सापेक्ष अगर वेग लिखेंगे तो यह अभिकारक है, अभिकारक के सापेक्ष लिखते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, और इसके सापेक्ष वेग लिखेंगे तो क्या होगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। इसके साथ माइनस साइन इसमें भी लगाएंगे आगे, इसके सापेक्ष करेंगे तो डी कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। इसमें क्या करेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। बच्चों यहाँ देखिए इसका वेग बराबर नहीं है, तो इसका वेग बराबर करने के लिए अगर इसमें 4 से भाग दे दें, इसमें 5 से भाग दे दें तो दोनों का वेग बराबर हो जाएगा। जितना भी आप सीधे ही दिमाग लगाइए, जितना भी गुणांक हुआ करे उसका भाग दे दोगे तो वेग सबका बराबर हो जाएगा। यदि गुणांकों का भाग दे दिया जाए तो वेग बराबर हो जाएगा। तो इसका गुणांक कितना है, 4, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। इसके बराबर करना है तो इसमें कितने से भाग दे दीजिए आप, 5 से, 1/5 हो जाएगा। इसमें अगर भाग कितने से देना है आपको, 4 से, तो 1/4 हो जाएगा। इसमें 6 से भाग देना। अब ये सभी वेग बराबर हो जाएंगे। तो अमोनिया के सापेक्ष ऑलरेडी दे दिया था आपको, माइनस का 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। देखो 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। और आपसे पूछ रहा था O2 के सापेक्ष, तो O2 के सापेक्ष हो जाएगा माइनस का 1/5 डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। आपसे NO के सापेक्ष पूछ रहा था तो 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। आपसे H2O के सापेक्ष पूछ रहा था तो 1/6 डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या है H2O अपॉन dt। तो बस और कुछ नहीं करना था इसमें, यही याद करना था। आपको बता दिया कि क्रमशः वेग इनके ये होंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटे जा रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, अभिक्रिया दी है आपको H2 प्लस I2 टेंस टू H2 प्लस I2 टेंस टू 2HI, H2 प्लस I2 टेंस टू 2HI, ये दिया है। अब इसमें लिखा है अभिक्रिया H2 प्लस I2 टेंस टू 2HI, अभिक्रिया के लिए I2 के परिवर्तन की दर, I2 के परिवर्तन की दर, I2 के परिवर्तन की दर कितनी है बच्चों, इसमें दिया है 10⁻⁻⁶। मतलब आपको दिया है डी कंसंट्रेशन ऑफ परिवर्तन की दर कह रहा है। अच्छा, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन dt। कितनी दी है परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर 10⁻⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया। तो कह क्या रहा है, तो HI के बनने की दर, अब आप देखिए जितने समय में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतने ही समय में इसका भी 1 मोल खर्च हो रहा है, लेकिन उतने ही समय में इसके कितने बन रहे हैं, 2 मोल। फिर समझिए, जितने समय में बच्चों इसका 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में इसका भी 1 मोल खर्च हो रहा है, यानी इन दोनों का वेग बराबर होगा, लेकिन उतने ही समय में इसके कितने मोल बने जा रहे हैं, 2 मोल बने जा रहे हैं। तो यानी इसका वेग इनके वेग का जस्ट 2 गुना होगा। कितने गुना होगा, 2 गुना। तो तुमसे HI के बनने की दर पूछ रहा है तो आप लिखोगे HI के उत्पादन की दर कितनी होगी बच्चों, दर हो जाएगी इसका 2 गुना, 2 × 10⁻⁻⁶। आगे यूनिट यही लिख देंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं खास, बता दिया आपको। हाँ तो बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है अभिक्रिया 2H2,
अब क्रिया 2H2 प्लस 2H2 प्लस 2NO 2H2 प्लस 2NO टेंस टू N2 प्लस 2H2 ये दिया। ये प्रस्तावित क्रिया विधि, इसके लिए प्रस्तावित क्रिया विधि दी है। क्या दी है बच्चों? क्रिया विधि दी है। क्रिया विधि दी है, इसका कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों? ये हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या विधि दिया? 2NO रिवर्सल N2O2 N2O2। सेकंड स्टेप दिया है, ये पहला स्टेप दिया है N2O2 प्लस H2 ये विकल्प का मन और बचा रहा है N2O प्लस H2 और तीसरा दिया है N2O प्लस H2 यहाँ लिखा है और ये बन रहा है N2 प्लस H2। क्या करा? अभिक्रिया के वेग नियम का निर्धारण कीजिए। अभिक्रिया का वेग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसा आपको बताया गया किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, जल अभिक्रियाएं होती हैं, उनका वेग समीकरण में बताया जाता है। उसका वेग हमेशा लिखकर बताया जाता है, क्रिया लिखकर बताया जाता है। और क्रिया के मन वाले मैंने किसी जटिल अभिक्रिया का जो होता है उसके जो स्लो स्टेप होते हैं, जो मंद अभिक्रियाएं होती है, मंद वेग पर किसी भी जटिल अभिक्रिया का वेग अब क्रिया के मंद पद पर निर्भर करता है। तो जो मंद पद वाला है ये वाला नहीं है, तो मंद पद पर निर्भर करेगा। लेकिन इसको लाने के लिए ये वाला होने के लिए ये वाला पद, ये पद होने के लिए करा होगा। कुल मिला के इन दोनों स्टेपों का सब पर निर्भर नहीं करेगा। दोनों जोड़ेंगे ये और ये कैसे जाएगा? तो यही तो बड़ा तो होगा वेग अभिकारक निर्भर करता है। तो वेग बराबर चलेंगे तो वेग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की होगा। इससे कैसे हो जाएगा? तो NO पर H2 ऊपर 2 पर डिपेंड करेगा। तो NO का N बेटा 2 पावर 2 और H2 into H2 ये हो गया। अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो आप वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर इनटू H2 ये हो गया आपका आंसर। बच्चों यहाँ है थोड़ा ध्यान देने की बात है, सब बहुत ही जैसे भर लेते हैं। जब भी जटिल क्रिया दी होती है वेग नियम, हमसे वेग नियम लिखिए तो उसमें हमें ये छाटना होता है कि स्लो वाला स्टेप कौन से, क्योंकि किसी भी क्रिया का वेग हमेशा स्लो वाला स्टेप रहता है। तो ये साफ साफ लिखा था ये वाला पद है, ये मंद होने के लिए ये वाला होने के लिए ये होगा कि बढ़ेगा जब क्या बढ़ेगा नहीं। तो कुल मिला के इन दोनों डिपेंड कर रहा है, इससे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड कर रहा है वाले पर, सो वाले डिपेंड कर इस वाले को होने के लिए बहुत जरूरी। तो इन दोनों पर रहेगा, तो दोनों लेफ्ट साइड में राइट साइड ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में 2 और H2 बचेगा। हम जानते हैं किसी जब का वेग होता है कारक किस पर निर्भर करता है। कारक में हमारे पास एक ये बचेगा इस पर रहेगा, तो अगला वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कारक है NO, तो यानी कि होल पावर गुणा में पावर जाता है। H2 का गुणन क्या है ऊपर बना ये लिख दिया। तो वेग जो अभिकारक पे किया ये है इधर कर रहा है नीचे कर दी प्रोपोर्शनल के साथ आया तो कांस्टेंट लग गया आगे, ये आपका वेग सही होगा। तो जो वेग और वेग संबंधित 3 न्यूमेरिकल दिए हुए डॉक्यूमेंट में वो तीनों न्यूमेरिकल लगे और आपको समझने का प्रयास किया है कि आपको करते हैं कि हम आपके समय आए हों। तो इसके बारे में हमें आज ही नहीं समय न्यूमेरिकल पढ़ाएं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से सिखाएंगे भी और नेक्स्ट वीडियो में अपडेट तो उनको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। देखिए इस तरह यूपी बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है तो उनको अच्छे से लीजिए, अपने कोई आ जाए न्यूमेरिकल ले अगर इन तीनों समझ कोई पूछे तो हम आराम से लगेंगे। इनको आप देख लीजिए, एक बार अभ्यास हो चाहिए आपको ख्याल के ऊपर हमें सेकंड करेंगे। जो जितने भी मेरा एग्जाम में हो एक्सरसाइज में हो इस टाइप जितने भी वेग नियम और वेग इस तरह से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल मिलते हैं इनको सीखने के बाद उनको लाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के सेक्शन में डालिए। यदि कोई इस टाइप का न्यूमेरिकल कहीं चीज में आपको दिख रहा है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में वो चीज टाइप कर दिए, उसको देखेंगे, उसके बाद में उसमें जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो दूर करनी। तो अगर वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आर्य समीकरण के न्यूमेरिकल लेकर। हम लोगों को आर्य समीकरण के जितने भी न्यूमेरिकल उनको फिनिश करना है। थैंक्स फॉर